आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं ट्रेन में सवारी कर रहा था तो उस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज जो दृश्य मैं अपनी आंखों से देख लूँगा वो मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने नज़ारे होंगे। सफ़र के दौरान मैं काफ़ी सारी चीज़ों से अनजान था। मेरा पहला और आखिरी सफ़र मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। मेरा नाम दोस्तों रंजन है और मैं कोलीडा गांव की तरफ रवाना हो रहा था। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने दादाजी से ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनी थी और उनके ऊपर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें सच में पैरानॉर्मल होती हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब लगा जब मेरा सामना सच में ऐसी चीज़ों से हुआ। तो आइए जानते मेरी लाइफ का एक ऐसा ही डरावना अनुभव। दोस्तों, उस रात मुझे मजबूरी के चलते गहरी रात में ही सफ़र के लिए निकलना पड़ा था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन के सारे टिकट तो बिक चुके हैं और इस ट्रेन में जाने के लिए मुझे बिना टिकट के ही सफ़र तय करना होगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बिना टिकट यहाँ से निकलूँगा तो वैसे भी ट्रेन के अंदर टीटी के आने का संकेत आजकल कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि इन दिनों अप्रैल का महीना चल रहा था और इस महीने के अंदर पकड़ा पकड़ी का काम कुछ ज़्यादा ही चलता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगली ट्रेन से निकल जाऊंगा। जब मैंने अपनी ट्रेन के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ट्रेन रात के तकरीबन 10:15 बजे के आसपास की है और मुझे रात के 4:30 बजे के आसपास कोलीडा गांव की तरफ छोड़ देगी। मैंने सोचा कि चलो वैसे भी सफ़र तो रात में ही है तो मैं रात वाली ट्रेन के अंदर ही सफ़र कर लूँगा। फिर मैं बिंदास होकर वहीं स्टेशन के ऊपर पड़ी बेंच के ऊपर आराम से बैठ गया और फिर उसी जगह पर बैठकर मैं ट्रेन का वेट करने लगा। जब मैंने ट्रेन के अंदर सफ़र करना शुरू किया था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि आज मैं जिस चीज़ से सामना करूँगा वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास और सबसे भयानक चीज़ बन जाएगी। ट्रेन का इंतज़ार करते करते अब मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन अभी भी ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था और उसके बाद रात के करीबन 11 बजने को आए थे। तब जाकर मुझे पता चला कि वो ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब आधे घंटे की देर से चल रही थी और अब स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेन की टिकट तो मैंने पहले से ही खरीद ली थी। तो मुझे बेझिझक होकर बस ट्रेन के अंदर सवार होना था। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो मैं जल्दी से अपना सामान उठाते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ा और ट्रेन की बोगी के अंदर मैं सवार हो गया। जैसे मैं ट्रेन के अंदर सवार हुआ तो मेरी मुलाकात वहाँ के एक नौजवान आदमी से हुई जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा लग रहा था। बातें करते हुए उस आदमी ने बताया कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है और उसे फर्स्ट टाइम ही ट्रेन का सफ़र करने का मौका मिला है। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग करने वाला आदमी था और पहली बार ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था। ये बात मेरे मन को थोड़ा विचलित कर रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पैसे वाला आदमी वो भी पहली बार ट्रेन के अंदर भला कैसे सफ़र करेगा? मैं भी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसने बताया कि वैसे तो मैंने काफ़ी बार ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन आज पहला ऐसा दिन है जब मैं अकेला ही ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा हूँ। मेरे अलावा मेरा कोई भी घर वाला मेरे साथ नहीं है, वरना जब मैं सफ़र करता हूँ तब मुझे अकेले एंजॉय करने का मौका कभी नहीं मिलता। लेकिन आज मैं खुलकर आराम से एंजॉय कर पाऊँगा और आराम से सफ़र करूँगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि चलो मैं भी आज अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ तो हम दोनों एक साथ सफ़र करके आराम से एंजॉय करेंगे। वैसे भी हमारे पास 4 या 5 घंटे का वक्त बचा हुआ था तो हम दोनों बड़े आराम से एक साथ बातचीत करते हुए एक दूसरे के खास दोस्त बनने चले थे। कुछ देर तक तो हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही अजीब अजीब बातें होती रही। उसके बाद जब बात भूत प्रेत के ऊपर आ गई तो उस चीज़ पर मैं हंसते हुए बोला, यार भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस लोग ऐसी चीज़ों को मान्यता ही दे देते हैं और उनके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को मानने लगती है और आजकल तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कोई भी भूत प्रेत जैसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। मेरे सामने बैठे उस लड़के ने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत सच में होते हैं और मैंने खुद ऐसे अनुभव को महसूस किया है। बस उसने इतना कहा ही था कि तभी ट्रेन एक ज़ोरदार झटके के साथ एकदम से रुक गई और ट्रेन के रुकते ही हमें पता चला कि ट्रेन में अचानक ही कोई बड़ी खराबी आ गई है। मगर जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी वो एक जंगली इलाका था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ जंगली जंगल था और भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच मुझे लगा कि अब मुझे ट्रेन से नीचे उतरकर देखना चाहिए
जब मैं ट्रेन से नीचे उतरने लगा तो ट्रेन के गेट में आने वाली उस ठंडी ठंडी हवा ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मैं ना चाहते हुए भी ट्रेन से नीचे की तरफ ही घूमने लगा। उस वक्त मेरे बदन को एक अलग ही राहत मिल रही थी और तभी किसी ने मेरे कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा और इस बार जैसे मैंने उस हाथ को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने पहले भी इस हाथ को कहीं पर देखा है और फिर मैं एकदम से पीछे की तरफ पलट गया। मैंने देखा कि ये तो ट्रेन में मिले मेरे उसी दोस्त का हाथ था। उसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि अब हम दोनों बाहर की तरफ घूमते हुए आराम से बातचीत कर सकते थे। अभी हम दोनों बातचीत करते हुए इधर उधर फिरने लगे और तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार तुझे नहीं लगता ये जंगल कुछ अजीब सा है? जिस पर मैंने कहा, भाई जंगल का क्या अजीब होना, रात होते यहाँ पर सन्नाटा पसन्ना एक आम बात होती है क्योंकि रात होने के बाद जंगल के अंदर कोई नहीं आता जाता। मेरी बात सुनकर उसने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल के अंदर कोई पैरानॉर्मल चीज़ रहती है। सच कहूँ तो उस वक्त मैंने पैरानॉर्मल चीज़ का नाम ही पहली बार सुना था। उसके बाद मैंने उससे कहा, यार ये पैरानॉर्मल क्या होता है? तो उसने बताया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भूत प्रेत का साया इस जगह पर मौजूद होना। दोस्तों ये सुनकर तो मेरी हंसी छूट गई और उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से ठाके मारकर हंसने लगा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, हंसी मजाक करने का टाइम नहीं है यार, ये हमारी पहली मुलाकात में ही हम दोनों इतने खास हो गए हैं कि हमने एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल बातों को शेयर किया है। मेरी बात मान और भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए तत्पर हो जा, वरना जो अंजाम भुगतना होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे कहा, अरे भाई तू भी कैसी बात करता है यार, अगर भूत प्रेत होते हैं तो कभी मेरी मुलाकात करवाना। इतना कहने के बाद मैं वहाँ पर नज़र आने वाली सफ़ेद सफ़ेद एक छतरी की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि आखिर ये छतरी यहाँ पर क्या कर रही है। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे उस छतरी की तरफ चल पड़ा और उसके बाद मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे उसी की तरफ चलने लगा। जैसे हम दोनों उस जगह पर पहुँचे तो हमने देखा कि रात के भयंकर अंधेरे के अंदर वो छतरी हमें ऐसे ही पड़ी नज़र आ रही थी। उसके अंदर किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, देखा ना यहाँ पर कोई भी नहीं है और ऊपर से ये लाइट भी जल रही है, ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसकी इस बात को सुनकर मैंने उससे कहा, अबे साले किसी भी चीज़ को भूत प्रेत का दावा देने लगता है तू, रुक सही से देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। उसके बाद मैं उस छतरी के अंदर घुसने लगा और मुझे अंदर की तरफ एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे धड़कता हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा था जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में चाय का एक कप था। इतना देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया और तभी मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच गया। जैसे उसने ये नज़ारा देखा तो उसका तो पूरा शरीर थर थर काँपने लगा। उस वक्त मैं भी अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो चुका था। मैं 2 कदम पीछे सरक गया और उसके बाद मैं नीचे गिर पड़ा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया और उसके बाद हम दोनों सरपट वहाँ से भागने लगे। जैसे ही हम ट्रेन के पास पहुँचे तो हमने देखा कि हमें तो उस ट्रेन के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी की पूरी ट्रेन ही हमें खाली नज़र आ रही थी। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि अब हम दोनों माया जाल में फंस गए हैं। उसके बाद मेरी नज़र उस ट्रेन की ऊपरी वाली बर्थ पर पड़ी तो मैंने देखा कि ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ के ऊपर मुझे कोई महिला लेटी हुई नज़र आ रही थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसका कटा हुआ सर एक साइड पर पड़ा हुआ था तो उसका धड़ दूसरी साइड पर और वहाँ उस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। इस चीज़ को देखकर मैं पूरा दहल गया और अब मेरा मन नहीं था कि मैं 1 मिनट भी उस ट्रेन के अंदर रुक सकूं और फिर मैं वापस से वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी मेरा पैर वहीं की एक सीट से टकरा गया और मैं ज़ोर ज़ोर से नीचे गिर पड़ा। उसके बाद मैं जैसे नीचे गिरा तो मैंने देखा कि मुझे वो सभी के सभी यात्री एकदम से नज़र आने लगे और वो सभी एकटक मुझे देखते जा रहे थे। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ सोचना समझना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही उस बोगी से नीचे उतर गया। मैं जानता था कि अब मेरे साथ यहाँ पर अजीब अजीब हादसे होने वाले हैं। मेरे साथ साथ मेरा वो दोस्त भी तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर गया और अब हम दोनों एक सड़क की तरफ भागने लगे। हमें लगा कि उस सड़क की तरफ भागने से शायद हमारी जान बच जाएगी और फिर हम दोनों धूम दबाकर बहुत तेज़ गति से लगातार सड़क पर पहुंच गए। तभी हमने देखा कि सड़क भी एकदम सुनसान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इस जंगल का प्रकोप जहाँ चारों तरफ छाया हुआ है और इसके डर से ही यहाँ पर
कोई गाड़ियाँ नहीं गुजरती। तभी हमें ट्रेन की आवाज़ आने लगी और ना चाहते हुए भी हमें उस ट्रेन को इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर सफ़र नहीं कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र मेरे दोस्त पर गई तो मैंने देखा कि अब मेरे दोस्त का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। और जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो भी मुझे अपनी आँख फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम्हारा शरीर यार नीला क्यों हो गया है? फिर उसने भी मुझे वैसा ही जवाब दिया, मगर मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहीं मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे मैं वहाँ नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ, पीछे पलट कर देख। तो मैं तो ये देखकर पूरा शॉक्ड रह गया। तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ भी मेरा दोस्त ही था, यानी कि जिसका शरीर नीला था वो मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन उसकी हामी भी यही बता रही थी कि वो भी मेरा दोस्त है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गया था और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से बाहर थी। उसके बाद मैंने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी पीछे से नीले शरीर वाले मेरे दोस्त ने मुझको सारी बात बताई, जो मैंने उसे अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी। मैं समझ गया था कि हमारे साथ छल होने वाला था। इससे पहले कुछ हो पाता कि हमें सड़क के बीचों बीच एक ऑटो अपनी ओर आते हुए दिखे। उस ऑटो रिक्शा को देखकर हमें अपनी ज़िंदगी बचाने की उम्मीद जगने लगी। मैंने उसके सामने तुरंत ही अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन शायद ऑटो वाला ऑटो रोकने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगा कि वैसे भी मौत तो मिलनी है, तो मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसको पाने की कोशिश करने लगा। और शायद मजबूरन उस ऑटो रिक्शा वाले को भी मेरी हरकत से बाज आ गए अपनी ऑटो को रोकना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही ऑटो का ब्रेक लगा तो ऑटो का ब्रेक लगते ही मैं जल्दी से उस ऑटो के अंदर चढ़ गया। ऑटो के अंदर चढ़ते ही मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे उसी ऑटो के अंदर चढ़ गया। और उसके बाद हम दोनों ने उस ऑटो ड्राइवर को सारी की सारी बात बता दी। हमारी बातों को सुनकर उस ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उस रेलवे स्टेशन पर इस तरह की घटनाएं होना एक आम बात है। उसने बताया कि अब हम तब तक जिंदा नहीं बच पाएंगे जब तक कि हम किसी सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच जाएंगे, और इन काली शक्तियों से बचने का मात्र एक ही रास्ता है जो आप दोनों को जिंदा बचा सकता है, वो है काल यात्रा। काल यात्रा का नाम सुनकर मेरे कान सुन्न पड़ गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में सुना था। दरअसल मुझे बताया गया था कि काल यात्रा के दौरान हमें भूत प्रेत के बीच से गुजरना पड़ता है और ये चीज़ें अक्सर वहीं पर मंडराती रहती हैं। काल यात्रा हमें आज रात से ही आरंभ करनी थी। फिर मैंने ऑटो ड्राइवर से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें किसी अघोरी बाबा के पास लेकर चलिए, अगर आपकी किसी से जान पहचान है तो। इतना कहते ही उसने अपनी गर्दन एकदम से पीछे मोड़ दी। और जैसे ही मैंने उस ऑटो ड्राइवर का चेहरा देखा तो उस वक्त मैं हक्का बक्का रह गया। मैं पूरी तरीके से सहम गया था, मगर उसके बाद मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि दरअसल उस ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम किसी भी चीज़ के अंदर माया जाल में फंस सकते थे। लेकिन इस बार जो नज़ारा मैं देख रहा था ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, बल्कि असल में एक राक्षस था जिसके नाखून लंबे लंबे थे। और उसी वक्त मैंने नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ऑटो अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और नीचे कूदने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। लेकिन मुझे लगा कि जब तक मैं ऑटो के अंदर बैठा रहूँगा तब तक मरना पक्का है। मैंने अपने दोस्त को नीचे कूदने को कहा, लेकिन वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। तो उसने बताया कि हमें फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें और सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। दोस्तों, उस इलाके में चारों तरफ हमें भूत मिल रहे थे। डर और खौफ का आतंक हमारे सर पर सवार हो चुका था। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उसी मेरे दोस्त ने कहा, तुम एक काम करो, सही मौका देखकर ऑटो से नीचे कूद जाओ। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। हम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो उसके बाद हमें किसी भी तरह से पीपल गांव के लिए निकलना होगा। दरअसल हमें वहाँ पर एक पीपलगढ़ लिखा हुआ एक बोर्ड नज़र आया था, तो हमें लगा कि शायद उस गांव के अंदर जाने के बाद हमारी जान बच जाएगी, क्योंकि गांव के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद करेगा। और यही सोचकर हम दोनों ने कुछ दूर आगे जाकर कूदने की सोच ली, और तभी वो ऑटो एकदम से डगमगाने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि भागते भागते ऑटो कुछ देर के अंदर ही पलटी खा जाएगी और उसके साथ ही हम दोनों भी दम तोड़ देंगे। वो इतनी तेज़ रफ्तार से भाग रही थी कि अब मेरी सांसें फूलने लग गई थी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और खुद भी मेरे साथ नीचे कूद गया।
वो तो बगल में एक गहरी खाई बनी हुई थी, तो हम दोनों मिट्टी के उस खाई के अंदर गिर पड़े, जिस वजह से हम दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम खतरे से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि कुछ दूर आगे की तरफ मुझे एक छोटा सा कुंड नज़र आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस कुंड के आजू बाजू में हमें किसी गांव का रास्ता दिख रहा था। फिर उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे मैं उस रास्ते की तरफ चल पड़ा और वहाँ से कुछ दूर आगे की तरफ जाने के बाद मुझे एक पानी की विशाल टंकी नज़र आने लगी और उस पानी की टंकी को देखकर ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि वहाँ कुछ तो बना हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक ध्वजा लगी हुई थी और उसे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि वहाँ पर नज़र आने वाली वो चीज़ ज़रूर कोई बालाजी भगवान का मंदिर है। लेकिन इससे पहले ही हमें अपने पीछे की तरफ से कुछ लोग भागते दिखे। उन सभी की गर्दन कटी हुई थी। फिर एक बार हमें वही रेलवे स्टेशन वाला नज़ारा याद आ रहा था और तभी ऊपर से बारिश होने लगी। उस बारिश की वजह से मेरे कपड़े जलने लगे और मेरे शरीर पर मुझे बहुत ही गर्मी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बारिश कोई तेजाब की बारिश हो रही है। उस बारिश के अंदर ठंड के बजाय काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और हम दोनों फिर भागते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंच गए, क्योंकि उस पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद हमारे शरीर को थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी। हम दोनों किसी तरह उस पेड़ से चिपक कर वहीं पर खड़े रहे। लेकिन दोस्तों, ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश और भी धुआंधार हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा आगे बढ़ पाना नामुमकिन सा लगने लगा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपनी ज़िंदगी का आखिरी कदम उठाना चाहिए और हमें उस सामने की तरफ नज़र आने वाले बालाजी भगवान के मंदिर के अंदर घुस जाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर उसके बाद हमने ऐसा ही किया। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा तो उसने बताया कि वहाँ तक जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर एक बार हमें वही गर्दन कटे हुए भूत नज़र आने लगे और इस बार मैंने अपने कदमों को नहीं रोका और लगातार भागने लगा। मैं इतनी तेज़ रफ्तार से भागा था कि मैं सीधा उस भगवान के मंदिर के अंदर जाकर रुका। दोस्तों, कहते हैं कि भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन हमारे साथ। जैसे हम उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमारे शरीर को एक बहुत ही भारी वजन महसूस हुआ और फिर हमारी आंखों के सामने एक तेज़ तर्रार रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी से मेरी आंखें मुझे बहुत ही तेज़ जलन महसूस होने लगी और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। दोस्तों, उसके बाद हम दोनों बेहोश हो गए और फिर जब हमारी आंखें खुली तो हम सुबह तक वहीं पर पड़े हुए थे। किसी तरह उठने के बाद हमें हमारे घर तक पहुंचाया गया। लेकिन अब हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और इस घटना के बाद सच कहूँ तो मैंने ट्रेन के सफ़र को अंजाम देना छोड़ दिया है और वो मेरी ज़िंदगी का ट्रेन का पहला और आखिरी सफ़र बन गया। वहाँ के पुजारी ने हमारे ऊपर झाड़ फूक की और उन्होंने बताया कि इत्तेफाक से तुम दोनों एक ऐसे मंदिर में पहुँच गए थे जहाँ पर भूत प्रेत जैसी चीज़ें कभी भी दखल नहीं देती और जिस इंसान के ऊपर इन चीज़ों का साया मंडराता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दोस्तों, उस दिन के बाद से भगवान के प्रति मेरा विश्वास और भी अटूट हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।